हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जो कि हमारे यूनिट 3 का थर्ड पार्ट होने वाला है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे बाकी 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। स्पेशली जो इसका प्रीवियस पार्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये बिल्कुल हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जैसा ही होने वाला है। तो हम यहाँ पे उसी से कंपेयर करके इसको देखते हुए चलेंगे। तो उस वीडियो को पहले आप देख लेना, तभी इस वीडियो को देखना। बाकी इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे टीएलसी में हमारा एक ग्लास या फिर एल्यूमिनियम की प्लेट का यूज करते थे, जो कि हमारा स्टेशनरी फेस होती थी, और फिर उसको हम लोग क्या करते थे, एक हम लोग यहाँ पे हमारा चैम्बर लेते थे, उस चैम्बर में हम लोग अपनी टीएलसी प्लेट को प्लेस करते थे, फिर यहाँ पे अपना सॉल्वेंट फिल करते थे, है ना। और इसी टीएलसी प्लेट में हम लोग क्या करते थे, सैंपल को अप्लाई करते थे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे नीचे से। तो सेम, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप टीएलसी प्लेट की जगह एक पेपर ले लीजिए, ठीक है। इसी पेपर में 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग सैंपल को अप्लाई कर देंगे, फिर इसी पेपर को उठा के हम लोग यहाँ पे अपने चैम्बर में प्लेस कर देंगे, फिर सेम यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट को फिल करेंगे, जो कि हमारा सैंपल को टच ना करने पाए, ठीक है। और उसके बाद हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे हमारा सेपरेशन होगा। तो यहाँ पे पेपर और टीएलसी में फिर डिफरेंस क्या है, फिर ये तो दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, जो टीएलसी था, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वहां पे जो हमारी स्टेशनरी फेस थी वो हमारी क्या थी, सॉलिड थी, है ना। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक ग्लास प्लेट लेते थे, उसके ऊपर अपने सिलिका जेल की कोटिंग करते थे और फिर वो हमारा स्टेशनरी फेस का काम करता था। लेकिन यहाँ पे जो पेपर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, भले आपको लग रहा हो कि ये पेपर भी तो हमारा जो है सॉलिड का काम करेगा, स्टेशनरी फेस का, लेकिन यहाँ पे जो पेपर है बेसिकली ये हमारा एक टाइप का लिक्विड फेस होता है। मतलब कि यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस है ये हमारा लिक्विड होती है। तो अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि भाई पेपर तो सॉलिड है, फिर ये लिक्विड का काम कैसे करेगा। एक्चुअल में जो पेपर हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, इस पेपर में होता क्या है कि इस पेपर में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बीच बीच में ट्रैप, ठीक है। मतलब कि ये हमारा सेल्यूलोज का पेपर होता है और वॉटमैन फिल्टर पेपर बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इस फिल्टर पेपर में क्या होता है कि हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं। यानी कि देखिए, जो हमने यहाँ पे अपने पार्टीशन एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सेकंड टाइप देखा था, पार्टीशन वाला, तो उस पार्टीशन में क्या था कि हम लोग यहाँ पे एक सॉलिड बेस पे अपना लिक्विड प्रिपेयर कर रहे थे एज ए स्टेशनरी फेस। तो यहाँ पे भी सेम हमारा जो स्टेशनरी फेस है ये हमारा लिक्विड ही काम करेगा, ठीक है। बस ये लिक्विड क्या है, ये लिक्विड हमारा पेपर को एज अ सॉलिड बेस यूज कर रहा है। यानी कि जो हमारा पेपर है बेसिकली है तो ये पेपर, लेकिन इस पेपर के बीच बीच में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रैप हैं। तो इस तरीके से ये पेपर हमारा यहाँ पे लिक्विड का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी स्टेशनरी फेस भी क्या हो जाती है, एक लिक्विड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी फेस भी लिक्विड और जो हमारा मोबाइल फेस है वो तो हमारा लिक्विड होगा ही। यानी यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल लगेगा वो हमारा एडजॉर्प्शन का नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा लगेगा पार्टीशन का। पार्टीशन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि जैसे ये पेपर में भी हमारा कोई लिक्विड होगा और मोबाइल फेस में भी हम लोग कोई लिक्विड यूज करेंगे। अब दोनों लिक्विड यहाँ पे अपोजिट नेचर के होंगे और जो हमारा सैंपल है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इसी पेपर में अप्लाई करेंगे और फिर ये सैंपल क्या होगा भाई, ये सैंपल यहाँ पे अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। यानी सैंपल का जो पोर्शन, भाई सैंपल में 2-3 कंपोनेंट का मिक्सचर होगा, तो जो कंपोनेंट हमारा पेपर वाले लिक्विड के प्रति ज़्यादा एफिनिटी रखेगा वो थोड़ा सा स्लो मूव करेगा या फिर वो नीचे ही रह जाएगा। और जो जो कंपोनेंट हमारे इस मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो यहाँ पे इसके साथ ऊपर तक मूव कर जाएगा और इस बेसिस पे हमें सेपरेशन देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप लोग को मेरी बातें बिल्कुल नहीं समझ में आए, इसका मतलब आपने ना तो पहला लेक्चर देखा है ना तो दूसरा लेक्चर देखा है, और उन दोनों को देखे बिना आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा। तो पहला दूसरा लेक्चर देख लेना ताकि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ जाए, और देखा है तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे थ्योरी को देखते हैं। हमने ओवरऑल एक ओवरव्यू ले लिया। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे टाइप का पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है, पार्टीशन का प्रिंसिपल लगता है। यानी जो हमारा सैंपल है वो क्या होगा, वो पार्टीशन के बेस पे अपने आप को कह सकते हो सेपरेट करेगा, ठीक है। यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिक्सचर स्पेशली पिगमेंट्स, अमीनो एसिड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इन्हीं सबके सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं।
बाकी पहली बार इसको क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनबेन ने यहाँ पे डेवलप इंट्रोड्यूस किया था, और लेटर यहाँ पे बाद में जो है मार्टिन एंड सेंज ने इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया, ठीक है। In this technique, a special filter paper acts as the stationary phase while a suitable solvent or mixture of solvent act as the mobile phase। तो यहाँ पे हमारा एक फिल्टर पेपर होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं या फिर कुछ और लिक्विड अदर लिक्विड ट्रैप होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेशनरी फेज का काम करता है, और वहीं पे हम लोग यहाँ पे जो मोबाइल फेस है इसको भी हम लोग यहाँ पे एक लिक्विड लेते हैं। तो जनरली जो हमारा स्टेशनरी फेस है वो हमारा पोलर नेचर का होता है, मोबाइल फेस हमारा नॉन पोलर नेचर का होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा वही पार्टीशन पे बेस होता है। तो स्टेशनरी फेस क्या होता है, यहाँ पे स्टेशनरी फेस हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड इन द पोर्स ऑफ सेलुलोज फाइबर्स ऑफ द पेपर। यानी कि देखिए जो हमारा पेपर है, फिल्टर पेपर है, इसके सेलुलोज फाइबर्स में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो और मोबाइल फेस क्या होता है, कोई भी हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जैसे कि एथेनॉल, ब्यूटेनॉल या फिर मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है, 2-3 सॉल्वेंट्स का मिक्सचर भी हो सकता है। दैट मूव्स ओवर द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। और ये सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होता है, पेपर की तरफ मूव करता है, कैसे, कैपिलरी एक्शन से। कैपिलरी एक्शन क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैज अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट एंड डिफरेंट एडजॉर्प्शन टू द पेपर। तो सिंपल सी बात है भाई कि हर एक कंपोनेंट की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, पेपर की तरफ और हमारे मोबाइल फेस की तरफ, कॉजिंग देम टू मूव एट डिफरेंट रेट्स हैंस गेट सेपरेटेड। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो पेपर की तरफ ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ज़्यादा एडजॉर्ब करेगा, वो बहुत ही स्लो मूव करेगा। वहीं जो मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे मेथोडोलॉजी की बात करें, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। तो भाई देखिए सबसे पहले हम लोग सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा मिक्सचर, मतलब कि जो भी हमारा मिक्सचर है उसको हम लोग एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा जो भी मिक्सचर है, ठीक है, वो एकदम ड्राई सॉलिड है, तो हमें उसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें सैंपल का स्पॉट अपने पेपर पे लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेपर को सेलेक्ट करेंगे, तो जनरली हम लोग वॉटमैन फिल्टर पेपर या फिर कोई अदर हाई क्वालिटी क्रोमेटोग्राफी पेपर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सैंपल को सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा पेपर है, ठीक है, तो इस पेपर में 1 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लाइन खींचेंगे पेंसिल से, और फिर इसी के ऊपर अपने सैंपल को अप्लाई करेंगे। स्पॉट द सैंपल ऑन द बेस लाइन यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब एंड लेट इट ड्राई, ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से हम लोग सैंपल को अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। तो क्रोमेटोग्राम का मतलब कुछ नहीं, यानी कि यही जो हमारा चैम्बर जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल को रखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लेस द पेपर इन अ जार कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा एक जार होता है जिसमें हमारा सॉल्वेंट पहले से फिल होता है, इसमें हम लोग पेपर को रख देते हैं। इंश्योर दैट स्पॉट डज नॉट टच द सॉल्वेंट। और यहाँ पे देखिए जो भी स्पॉट हमने अप्लाई किया है ये हमें इंश्योर करना है कि ये इस सॉल्वेंट को टच ना करने पाए। द सॉल्वेंट राइजेज अप ऑन द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन कैरिंग द कंपोनेंट अलोंग एट डिफरेंट स्पीड। और यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, कैपिलरी एक्शन से हमारा सॉल्वेंट ऊपर की तरफ चढ़ेगा और जो भी हमारा मिक्सचर उसको सेपरेट करेगा। ड्राइंग एंड विजुअलाइजेशन की बात करें तो फाइनली जब क्या होगा, जब आफ्टर द सॉल्वेंट रीचेस नियर द टॉप, ठीक है, तो जैसे ही हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे अपने टॉप तक पहुंच जाएगा, हम लोग पेपर को रिमूव कर लेंगे, इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद देखिए अगर जो हमारा कंपाउंड है, अगर ये कलर्ड कंपाउंड होगा, ठीक है, तो कलर हमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स देखने को मिल जाएंगे और हमारा सेपरेशन हम लोग मतलब आंखों से देख के ही पता लगा लेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर ये कलरलेस है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई भी सुटेबल रीजेंट यूज करेंगे जो कि इसको कलर कर दे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अमीनो एसिड अगर हमारा सैंपल है तो हम लोग निनहाइड्रिन का यूज कर सकते हैं, या फिर लिपिड्स का सैंपल है तो हम लोग आयोडीन वेपर्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, उसके बाद यहाँ पे भी हमें RF वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो RF वैल्यू क्या होता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और हमारे सोल्यूट ने कितना किया, ठीक है। तो जो भी हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच स्पॉट है उसको हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे RF वैल्यू को कैलकुलेट करके और जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास पहले से होती है उससे कंपेयर करके अपने सैंपल की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग सैंपल की एनालिसिस करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये भी फर्दर हम लोग यहाँ पे 4 टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए असेंडिंग के बारे में ही हमने अभी तक बात करी और यही हमारी ज़्यादातर यूज होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें ना फिल्टर पेपर को हम लोग डायरेक्टली ऐसे रखते नहीं है। जैसे यहाँ पे थिन लेयर में हम क्या करते थे, फिल्टर पेपर को डायरेक्टली ऐसे रख देते थे, लेकिन यहाँ पे मतलब कि जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है, तो अभी तक हमने जो भी देखा वो हमारा असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी था, ठीक है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा पेपर है इसको हम लोग एक क्लिप के साथ, ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा जार है जिसके अंदर हमें पेपर को रखना है, तो पेपर को हम लोग एक क्लिप के साथ ऐसे जो है थोड़ा सा
मतलब ऐसे लटका देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब हमें इतना इसको रखना है कि ये बिल्कुल टच ना करने पाए, और थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्वेंट में डिप भी रहे, ताकि सॉल्वेंट हमारा कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर राइज कर सके। तो ये हो गया असेंडिंग। असेंडिंग में हम क्या करते हैं, क्लिप के साथ अपने पेपर को ऐसे बांध के रख देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में भी हम लोग पेपर को जो है कह सकते हो ऊपर अपने एक सपोर्ट के साथ, जैसे ये हमारा सपोर्ट का काम करता है, तो इसके साथ हम लोग हैंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ना, ये नीचे नहीं फिल होता है, बल्कि सॉल्वेंट ऊपर ही हमारा यहाँ पे कह सकते हो एक मतलब सॉल्वेंट फिल करने के लिए एक जगह होती है प्रॉपर, तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट फिल होता है। और फिर यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पॉट को नीचे की बजाय ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट यहाँ पे ऊपर से नीचे जो है ऐसे इस तरीके से गिरना स्टार्ट होता है। तो जब ये ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे अपने सैंपल को अपने साथ लेके मूव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिसेंडिंग में क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ सैंपल मूव करता है, असेंडिंग में क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। फिर हमारा एक स्पेशल टाइप आता है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए रेडियल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कि इसमें जो हमारा फिल्टर पेपर है, ये हम लोग एक सर्कुलर फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हमने फिल्टर पेपर लिया, इस फिल्टर पेपर में बीच में हम लोग एक होल करते हैं, ठीक है। हमने एक छोटा सा स्पेस पोर क्रिएट किया, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम लोग एक धागे का, ठीक है, या तो हमारे पास एक धागे का, और या तो हमारे पास फिल्टर पेपर का ही एक हम लोग विक लेते हैं। अब ये विक कैसे आप समझेंगे, जैसे विक समझ लीजिए कि एक धागा है, ठीक है। इस धागे का थोड़ा हिस्सा हमने पेपर के ऊपर ऐसे रखा, ठीक है, तो ये हमारा ऊपर हो गया। और थोड़ा हिस्सा इसी इसी ये जो हमारा होल है, ठीक है, इसी होल से नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि ये हमारा फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये हमारा होल है। तो कुछ हिस्सा यहाँ पे विक का क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा, फिल्टर पेपर से अंदर की नीचे की तरफ, ठीक है, और कुछ हमारा फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा। अब हम लोग करते क्या है कि अच्छा इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे हमारी अभी दिवाली ही थी, ठीक है, दिवाली में हमने दिया जलाए, ठीक है। तो दिया में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रुई की जो बत्ती होती है उसको तेल में डिप कर देते हैं, ठीक है। तो रुई की जो बत्ती है वो क्या होता है, वो थोड़ी सी लंबी होती है ना, वो तेल में डिप करने के लिए नीचे निकली रहती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए एक एक रुई की बत्ती टाइप समझ लीजिए, जो कि हमने क्या किया, हमने इस स्पेस से थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ निकाला और थोड़ा सा इसको अंदर की नीचे की तरफ रहने दिया। अब ये जो फिल्टर पेपर होगा, ठीक है, ये जो सर्कुलर फिल्टर पेपर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसी ये जो हमारा जार है इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। मतलब इसी के ऊपर ऐसे हम लोग रख देंगे, समझ लीजिए, ठीक है। हमने फिल्टर पेपर को रख दिया। अब बीच में जो स्पेस है इसमें देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा जो हमारा अच्छा इसको हम लोग विग बोल देते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग यहाँ पे धागे नुमा स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग विक बोल देते हैं। तो विक का थोड़ा पार्ट हमारा ऊपर निकला होता है फिल्टर पेपर की तरफ, और बाकी थोड़ा पार्ट क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। अब ये नीचे की तरफ हमें इतना रखना है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये सॉल्वेंट में डिप हो जाए, ठीक है, सॉल्वेंट को टच कर जाए। अब जब सॉल्वेंट को टच कर जाएगा तो होगा क्या, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहीं पे ये जो हमने होल किया है, स्पेस किया है, यहीं पे हम लोग सैंपल को भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसी जगह हम लोग सैंपल को अप्लाई कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसमें डिप किया, ठीक है, तो ये जो विक है, तो विक का जो नीचे वाला पोर्शन है, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से जो हमारा सॉल्वेंट है वो एब्जॉर्ब होगा। जैसे कि दिया में क्या होता है, जो हमारा तेल है वो रुई की बत्ती में एब्जॉर्ब होता है, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे जो सैंपल है, ठीक है, जो सॉल्वेंट है, ये हमारा इस विक में एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होकर नीचे धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये यहाँ पे पूरे फिल्टर पेपर पे धीरे धीरे ऐसे जो है एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, ये विक की हेल्प से, ठीक है, पूरे फिल्टर पेपर में ऐसे धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब एब्जॉर्ब होगा ना तो धीरे धीरे करके क्या होगा, एब्जॉर्ब होते होते ही हमारा यहाँ पे ये जो हमारा सैंपल है ये यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे सैंपल हमने अप्लाई किया था, तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे तो सैंपल का एक कंपोनेंट हमें इस तरीके से दिखेगा, एक कंपोनेंट हमारा ऐसे अलग हो जाएगा, और एक कंपोनेंट हमारा ऐसे अलग हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा रेडियल या फिर सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। और उसके बाद फाइनली हमारा आ जाता है नेक्स्ट 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। 2D क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हमने ये जार लिया, ये हमारा फिल्टर पेपर लिया, इसको हमने अपने असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के थ्रू क्या हुआ कि हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब नीचे से हमारा क्या होगा, नीचे से हमारा ये देखिए, ये हमारा सैंपल है, ठीक है, मतलब कि ये दोनों भूल जाइए। हमने यहाँ पे सैंपल को अप्लाई किया, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्वेंट ऊपर जाना स्टार्ट होगा, बिल्कुल असेंडिंग की तरह, ठीक है, ऊपर जाना स्टार्ट होगा। और फिर क्या होगा भाई, ये जो सैंपल है ये सेपरेट होगा। तो मान लेते कि ये 2 कंपोनेंट में सेपरेट हुआ, एक हमारा ग्रीन कलर का, एक हमारा डार्क ब्लू कलर का, ठीक है।
तो अब जब सेपरेट हो गया तो अब इसी पेपर को हम लोग क्या करेंगे, इसी पेपर को हम लोग उल्टा करके, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री रोटेट करके, 90 डिग्री रोटेट करके फिर हम लोग इसको दोबारा से एक दूसरे चैम्बर में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस पेपर को क्या हुआ 90 डिग्री रोटेट किया है, बाकी सेम ही है। जैसे अब यहाँ पे देखिए ये जो सैंपल था, ठीक है, तो ये सैंपल का स्पॉट है, और ये जो इसके दोनों कंपोनेंट अलग हुए तो ये देखिए ये दोनों इसके स्पॉट है। तो हमने इसको ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, ठीक है। जब हमारा सैंपल ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है, इसको हमने दोबारा से पलट के ऐसे रख दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे दोबारा से हमारा सेपरेशन कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कि जो कंपोनेंट हमारा सेपरेट हुआ था ये वापस से और ज़्यादा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें और ज़्यादा कह सकते हो एक प्रिसाइज सेपरेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। 2D क्रोमेटोग्राफी में पेपर इज डेवलप्ड ट्वाइस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट, ठीक है। तो दो डिफरेंट सॉल्वेंट में एक ही पेपर को हम लोग यहाँ पे पहले ऐसे रखते हैं, ठीक है, फिर इसी को 90 डिग्री रोटेट करके ऐसे रख देते हैं, ठीक है, पहले वर्टिकल फिर हमारा हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो हमारा देखिए काफ़ी सिंपल टेक्निक होती है, इनएक्सपेंसिव है, हमें सिंपल सा पेपर यूज करना है और काफ़ी रैपिड हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, और मिक्सचर हमारा कलर्ड हो चाहे कलरलेस हो, दोनों को ही सेपरेट कर देता है और ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारा वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए नहीं सुटेबल होता है, क्योंकि फिर वोलाटाइल होंगे तो क्या होगा, वो हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक काम हम लोग और भी करते हैं, जैसे कि जो भी हमारा जार होता है, ठीक है, तो इस जार को हम लोग क्या होता है ऊपर से ढक के रखते हैं, ठीक है। ढक के क्यों रखते हैं, क्योंकि कुछ कुछ हमारे ऐसे कंपोनेंट हो जाते हैं कभी कभी सॉल्वेंट में जो कि थोड़ा सा वोलेटाइल नेचर के ही होते हैं। तो वो जो हमारे कंपोनेंट है वो हमारे जार को स्केप करके बाहर ना चले जाए, तो इसके लिए हम लोग इस सैंपल को ढक के रख देते हैं, ताकि जो हमारा जार है वो सैचुरेट हो जाए, हमारा जो भी सॉल्वेंट है उससे सैचुरेट हो जाए, मतलब कि उसके वेपर्स वगैरह भी इसी के अंदर रह जाए, वो बाहर एस्केप ना कर जाए। तो ये चीज़ भी हम लोग करते हैं। बाकी ज़्यादातर हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस को हम लोग अवॉइड करते हैं। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भाई यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे हम लोग। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। बाकी फाइनली बात करें इसके हम लोग एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन में हमारा यूज होता है। उसके बाद हमारा सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल, कैरोटीन, जैंथोफिल, ठीक है, तो इन सब के सेपरेशन में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो भी ड्रग्स और इम्प्योरिटीज हैं उनके डिटेक्शन में, क्वालिटेटिव एनालिसिस इन बायोकेमिकल एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, और हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्योरिटी को टेस्ट करने में हम लोग यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट पेपर क्रोमेटोग्राफी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।